मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग में ऐसी 10 मिस्टेक्स के बारे में जिनको मैंने और मेरी टीम ने अक्सर देखा है कि बच्चे जब भी वो राइटिंग करते हैं, वेदर वो पीटी के लिए करते हैं या इन जनरल अपने लिए कोई भी राइटिंग वो करें, तो ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग के रिलेटेड मिस्टेक्स के बारे में। ये वो मिस्टेक्स हैं जो बेसिक राइटिंग में हमारे बहुत अक्सर मैंने देखा कि ये मिस्टेक्स होती हैं। बेसिक राइटिंग का मतलब कि चाहे आप कोई भी आइल्स के लिए राइटिंग कर रहे हैं, चाहे पीटी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप कल को कोई ईमेल लिखेंगे या आप जब फॉरेन चले जाएंगे तो वहाँ पर आप में से जो बच्चे स्टडी वीज़ा पे जाएंगे तो वहाँ पे असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो उन असाइनमेंट में भी ये मिस्टेक अगर आप करेंगे तो इसको एक राइटिंग की मिस्टेक कंसीडर किया जाएगा। वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे पीटी रिलेटेड मिस्टेक, जो कि अक्सर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में जो बच्चे जा रहे हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसमें वो ये वाली मिस्टेक करते हैं। वीडियो के लास्ट में मिस्टेक नंबर 10 वो मिस्टेक है जिसने मुझे काफ़ी लंबे टाइम तक 90 स्कोर करने से रोक के रखा था और उस मिस्टेक की वजह से मैं लगातार 82 83 पे स्टक था। वो मिस्टेक को जानने की वजह से फिर मैंने वो 7 मार्क्स की जो एक लीप थी, एक छलांग थी, वो फाइनली अचीव की थी। तो वो मिस्टेक नंबर 10 पे पढ़ेंगे अपने। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखें। पीटी की राइटिंग में स्कोर करना बहुत आसान है। पीटी की राइटिंग में आप सब, चाहे आपका राइटिंग का लेवल या आपकी स्पेलिंग्स बहुत वीक हैं, फिर भी आप आसानी से 7 बैंड स्कोर कर सकते हैं या इवन 70 तक भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि राइटिंग में मेजर मिस्टेक्स कौन सी हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका राइटिंग में स्कोर नहीं आता, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि वो राइटिंग की कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। पीटी में बड़ी मिस्टेक करने पर आपको नंबर कम नहीं मिलते, लेकिन छोटी मिस्टेक करने पर आपको कम नंबर मिलते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपके सामने एक राइट ऐसे का टॉपिक आता है जिसमें उसने कहा कि आजकल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस पॉपुलेशन के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनके जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा उनकी फ्यूचर की स्टेबिलिटी होगी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? कुछ ऐसा क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली डिमांड कर रहा है कि आप बात करें कि पॉपुलेशन बढ़ने के क्या ये जो कारण है ये वैलिड कारण है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बात करनी है। पर मान लो आप में से कोई बच्चा अगर पॉपुलेशन की जगह इस पूरे टास्क में पोल्यूशन समझ ले कि हमें पोल्यूशन के बारे में बात करनी है, पोल्यूशन का बढ़ना कम होना, और वो पूरा टास्क पोल्यूशन के ऊपर लिख आए, तो व्हाट आई हैव नोटिस कि पियर्सन में ये अच्छे से इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर पाते। अगर आप पॉपुलेशन और पोल्यूशन के आइडियाज़ को साथ में रखें या आपने मेन टॉपिक पॉपुलेशन की जगह पोल्यूशन बना दिया है, तब भी आपके वहाँ पर कोई बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़े आपको मार्क्स का लॉस नहीं होगा। जहाँ 15 आने थे, ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होगा। 15 की जगह पर मे बी आप 13 या 12 नंबर स्कोर करेंगे, तो आउट ऑफ 15 इफ यू आर स्कोरिंग 12 और 13, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि ये एक सेफ स्कोर है, ये एक अच्छा स्कोर है। ऑन द अदर हैंड आप एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करें जिसने सारा पॉपुलेशन के बारे में लिखा, उसने टॉपिक को अच्छे से समझा, उसने खुद के आइडियाज़ भी उसमें इनपुट किए, लेकिन जब वो कोमा लगा रहा था तो कोमा लगाते टाइम वो बार बार कोमा से पहले स्पेस दे रहा था। तो ये बच्चा अनफॉर्चुनेटली 15 में से लगभग 10 या 9 नंबर पे आ जाएगा। मतलब इसको ज़्यादा बड़ा लॉस हो रहा है, और एक बच्चा जो पूरा ऑफ टॉपिक लिख के आ रहा था उसको उतना बड़ा लॉस नहीं है। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर अपने मजाक के तौर पे समझें तो बिल्कुल वैसा है कि आप किसी एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास काफ़ी सारी ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, आपने यहाँ पे AK-47 टांग रखा है, आपके पास पिस्टल्स हैं, और जो आपके वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने जब चेक किया तो आपकी पॉकेट से एक छोटा सा नाइफ निकला और उन्होंने आपको उस नाइफ के लिए जेल में बंद कर दिया। तो इट्स लाइक कि इतना सब कुछ गलत होने के बावजूद भी वो छोटी सी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो आपको उस मिस्टेक के लिए पनिश किया जाता है, बल्कि बाकी सब कुछ को चेक नहीं किया जाता। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स अक्सर इसमें छोटी मिस्टेक्स होती हैं, और ये छोटी मिस्टेक्स आप में से कईयों को लगेगा कि मुझे सारी पता थी पहले, लेकिन फिर भी वीडियो के एंड तक देखते रहना। आई होप काफ़ी मिस्टेक्स आपको ऐसी मिलेंगी जो आप जाने अनजाने में करते हैं और वो मिस्टेक्स आपके राइटिंग के स्कोर को लगातार नीचे खींच रही हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। इस प्रेजेंटेशन की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, 10 मिस्टेक्स जो मैंने बहुत बार बच्चों को करते हुए देखा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले काम करते हैं पहली मिस्टेक के बारे में। शुरुआत में फॉर्मेट रिलेटेड मिस्टेक की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहली मिस्टेक है एडिंग कोमा एंड फुल स्टॉप आफ्टर स्पेस। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप कोई भी लाइन में अगर कोमा ऐड कर रहे हैं तो कोमा से पहले कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता, कोमा हमेशा उस लाइन के साथ आता है। फिर कोमा के बाद आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है और फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे।
सिमिलरली अगर बात करें फुल स्टॉप के बारे में, तो फुल स्टॉप भी हमेशा मैं कहता हूँ पिछली लाइन के पैरों में आता है। पैरों में मतलब यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, बच्चे अक्सर यहाँ पे स्पेस देते हैं। अगर आप ऐसा स्पेस देंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कोमा जो आपने बिल्कुल बीच हवा में लगा दिया, ये कोमा एक स्पेलिंग एरर का काम करेगा, तो आपको स्पेलिंग में नंबर जो है वो कम मिलेंगे राइटिंग में। और ये जो रूल है, जो हमारे फॉर्मेट रिलेटेड रूल है, ये समराइज रिटन टेक्स्ट में भी काम करते हैं, ये आपके राइट ऐसे में भी काम करते हैं और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी। तो जहां पर आपको राइटिंग लिखनी पड़ती है वहां पर ये सारे रूल काम करते हैं। तो हमेशा एक कॉमन रूल याद रखना है कि कभी भी कॉमा और फुल स्टॉप से पहले हमें स्पेस नहीं देना है, स्पेस आएगा तो इनकी बाद में आएगा। तो ये हमारी सेकंड मिस्टेक भी है। मिस्टेक नंबर 2 है नॉट एडिंग स्पेस आफ्टर कोमा एंड फुल स्टॉप। ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे कोमा और फुल स्टॉप लगाने के बिल्कुल बाद वहां पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आई एम कुछ ऐसा लिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको हमेशा कोमा के बाद एक स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आगे लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं मेंशन कर दूं कि राइटिंग में, अगर आप पीटी राइटिंग की बात करें, तो राइटिंग में जब आप डबल स्पेस कर देते हैं, कई बार मैंने बच्चों को ये भी करते हुए देखा है कि वो 2 स्पेस गलती से दबा देते हैं। तो 2 बार अगर आप स्पेस बटन को यूज करते हैं तो उसको भी एक स्पेलिंग का एरर माना जाता है। डबल स्पेस भी एक बहुत सिली मिस्टेक है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो कोशिश करें कि 2 बार स्पेस अगर आपसे गलती से प्रेस हो रहा है तो उसको पहले प्रैक्टिस के दौरान ही कंट्रोल कर लें। अगर ये मिस्टेक एग्जाम में होगी तो इसका काफी बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। वापस चलते हैं आगे। अब चलते हैं तीसरी मिस्टेक के बारे में। तो पहली मिस्टेक है कि कोमा से पहले स्पेस नहीं देना, वहां पे स्पेस दे देते हैं बच्चे। और सेकंड होता है कि बाद में हमेशा स्पेस रखना है। तीसरी मिस्टेक है राइटिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल आफ्टर कोमा। तो कभी भी आप कोमा यूज करें किसी भी जगह पर, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो आपका राइटिंग ऐसे है, कुछ भी है, तो कोमा के बाद आप पहला अक्षर स्पेस के बाद लिखेंगे और पहला अक्षर हमेशा स्मॉल केस में या लोअर केस में लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे पहला अक्षर आपको लिखना है मैनी, तो मैनी का एम जो है वो स्मॉल आएगा, ना कि कैपिटल। देखिए फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर हमेशा आपने कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोमा के बाद पहला अक्षर हमेशा स्मॉल आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, छोटी मिस्टेक्स हैं तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा क्विकली मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें। नॉट राइटिंग इनिशियल और प्रॉपर नाउन्स इन अपर केस। तो देखिए इनिशियल और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा अपर केस में लिखा जाता है। अब इस मिस्टेक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉपर नाउन आखिरकार क्या होता है। तो देखिए 2 तरह के नाउन इंग्लिश में होते हैं, एक होता है प्रॉपर नाउन और दूसरा होता है कॉमन नाउन। अब दोनों का डिफरेंस पहले समझना पड़ेगा, तब अपने को पता चलेगा कि मिस्टेक आखिरकार यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप इमेजिन करें कि मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई स्टूडेंट आके कहता है कि सर आपसे मिलने के लिए बाहर कोई लड़का आया है। अब ये जो वर्ड लड़का है, इसको सुनते मेरे मन में डाउट आएगा कि यार कौन हो सकता है, मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बॉयज जिनको मैं जानता हूँ, तो उनमें से कोई भी हो सकता है ये तो। अब मान लीजिए उसी की जगह पर वो स्टूडेंट आके मुझे कहता है कि सर आपसे मिलने के लिए बाहर पंकज आया है। तो इसने एक पर्टिकुलर नाम ले दिया किसी लड़के का, और शायद पंकज कोई 1 या 2 होंगे जिनको मैं जानता हूँ, और मुझे पता होगा कि आज कौन सा पंकज आ सकता था। तो मुझे क्लियरली पता है कि मैं किस पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब अपनी किसी चीज का एक प्रॉपर नाम दे देते हैं, उस चीज को हम एक प्रॉपर नाउन कहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल अपने लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं, मैं कहूँ कि मैंने एक नया फोन खरीदा है। तो अब ये जो फोन है ये कैसा नाउन है? देखिए फोन जैसे ही मैंने बोला तो आपके मन में डाउट आएगा कि फोन तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो फोन जो है वो कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि फोन एक ग्रुप का नाम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता मैंने आईफोन एक्स, कुछ भी एक रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईफोन एक्स खरीदा, या मैंने कोई भी मोबाइल T12 खरीदा, तो ये जो है ये किसी फोन का एक पर्टिकुलर नाम हो गया। तो ये कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर। मान लीजिए इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि मैं एक सिटी में जा रहा हूँ, तो सिटी प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन सिटी में से एक सिटी है, जैसे मैंने नाम लिया जयपुर। तो ये जयपुर जो है एक पर्टिकुलर सिटी है ना राजस्थान में, तो ये एक पर्टिकुलर नाम आ गया, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। लैंग्वेज कॉमन नाउन होगा, हिंदी प्रॉपर नाउन है, इंग्लिश पंजाबी ये प्रॉपर नाउन है। प्लैनेट कॉमन नाउन है, अर्थ जो है हमारा वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से कैमरा कॉमन नाउन है, लेकिन मैं कहूँ निकॉन D55, तो ये जो है वो प्रॉपर नाउन। आई होप आपको कॉमन और प्रॉपर का डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अब जो मिस्टेक है वो ये है कि बच्चे प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लिख देते हैं। जैसे कई बार फिल इन द ब्लैंक में, मेरे रियल एग्जाम में एक बार टोक्यो पूछा गया था, तो टोक्यो का पहला अक्षर टी जो है, क्योंकि टोक्यो प्रॉपर नाउन है, सिटी का नाम है, तो पहला अक्षर कैपिटल आएगा। तो अगर आप टोक्यो को इस तरह से लिखेंगे तो ये आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होगी। ये केवल आइल्स में या पीटी में नहीं है, आप जनरली कभी भी इंग्लिश लिखें तो उसमें पहला अक्षर हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा।
इसी तरह से ये भी ध्यान रखें, कई बार जैसे एक से ज़्यादा वर्ड का प्रॉपर नाउन आ जाता है। जैसे एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मैंने नाम लिया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो देखो ऑफ को प्रॉपर नाउन नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी और टोरंटो ये पूरा नाम था, तो इस दोनों अक्षरों का पहला अक्षर मतलब दोनों वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होगा, यूनिवर्सिटी का यू और टोरंटो का टी। आप देखें मेरे इस लाइन में भी मैंने प्रॉपर और एन, पी और एन दोनों को कैपिटल किया है। इसका कारण क्योंकि देखो नाउन कॉमन नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन, तो नाउन का एक पर्टिकुलर नाम है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन ये वर्ड खुद एक प्रॉपर नाउन है। अगर आपको ये समझ नहीं आया डोंट वरी, बस इतना ध्यान रखें कि कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस समझो, और जो प्रॉपर नाउन है उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। कंटिन्यू करते हैं, मिस्टेक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नॉट प्रेसिंग एंटर 2 टाइम्स आफ्टर द पैराग्राफ। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपने बात करते हैं राइटिंग के बारे में कहीं पर भी, तो एकेडमिक राइटिंग जो है वो APA 7 फॉर्मेटिंग को फॉलो करती है। आप में से जिनको ये नहीं पता कि ये मैंने क्या लिखा है APA 7 क्या होता है, तो आपको ये समझना होगा कि दुनिया में जब भी एकेडमिक राइटिंग होती है, कोई भी बच्चा अपने कॉलेज में कहीं पर भी एकेडमिक अपना पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एकेडमिक एग्जाम है, तो एकेडमिक मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई वाली जो राइटिंग है, उस पढ़ाई वाली राइटिंग को लिखने के लिए एक फिक्स फॉर्मेट बना रखा है, उस फॉर्मेट का नाम है APA 7। अब आप गूगल पे सर्च करेंगे APA 7 फॉर्मेटिंग रूल्स, तो आपको बहुत सारे रूल्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। कल को जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जितने भी असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे सब आप APA 7 फॉर्मेटिंग में सबमिट करेंगे। ये रूल है बेसिकली, अगर आप इस फॉर्मेटिंग को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका असाइनमेंट सही नहीं था। तो APA 7 के अकॉर्डिंग बात करें, एकेडमिक राइटिंग में एक रूल है कि कभी भी एक पैराग्राफ खत्म होता है तो उसके बाद आपको 2 बार एंटर प्रेस करना है, फिर आप अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जब पहली बार एंटर करेंगे तो आप उसी लाइन के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, और जब दूसरी बार एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक लाइन का गैप आ जाएगा, तो ये गैप हमें चाहिए। तो कभी भी आप राइट ऐसे में लिख रहे हैं तो वहां पर अगर आपको 2 पैराग्राफ को सेपरेट करना है तो बीच में 2 बार आपको एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जहां पहला पैराग्राफ खत्म होता है वहां पे एक बार एंटर करेंगे, फिर दोबारा एंटर करेंगे और फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और मैंने अक्सर बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है। अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं तो अगेन आपको मिस्टेक मिल सकती है, आपको राइटिंग में ऐसे में जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि अपने ये प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है राइटिंग की उसको फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 6 की तरफ। अब देखिए बात करेंगे PT रिलेटेड मिस्टेक। अब ये वो मिस्टेक है जो मैंने अक्सर बच्चों को पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में अपीयर होते हुए या प्रैक्टिस करते हुए ये मिस्टेक को करते हुए देखा है। तो ये सारी मिस्टेक्स PT वाले बच्चों के लिए खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6 मिस्टेक जो है वो ये है कि जब बच्चे समराइज रिटन टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो उसमें मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे हाउएवर या फर्दर मोर इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये बहुत बड़ा एक तरह से सिन है, या ये कहें कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हाउएवर और फर्दरमोर बेसिकली लिंकर हैं इंग्लिश में, और लिंकर का काम होता है 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। जब आप एक नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग में लिंकर आते हैं, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली समराइज रिटन टेक्स्ट में वी कैन नॉट राइट 2 सेंटेंसेस, हम पहला और दूसरा सेंटेंस लिख नहीं सकते। तो जब 2 सेंटेंसेस ही नहीं है तो फिर इन लिंकर का कोई काम नहीं है। ये पूरी तरह से एक मतलब वहम है बच्चों का कि शायद ऐसा लिखने से अच्छा स्कोर आएगा। इसके बारे में डिटेल में हमने बात एक और वीडियो में पहले कर रखी है, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिलेगा, या आप समराइज रिटन टेक्स्ट ऑक्सफोर्ड PT लिख के सर्च करें तो आपको वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। तो ये मिस्टेक से भी हमें बचना है, हाउएवर यूज नहीं करना। तो फिर क्या यूज करना है वो उस वीडियो में अच्छे से बता रखा है। मूविंग फर्दर, मिस्टेक नंबर 7, मेकिंग मोर देन 1 पैराग्राफ इन SST। तो देखिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट में लिसनिंग की जो समरी है उसमें अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को समझाने के लिए टेम्पलेट इस तरह से लिखा जाता है, एक लाइन के बाद फुल स्टॉप, फिर स्पेस, दूसरी लाइन फुल स्टॉप। तो मतलब अक्सर टीचर्स जो हैं 4 या 5 पैराग्राफ में अपना टेम्पलेट जो है स्पोकन टेक्स्ट का वो लिखते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए है। रियल एग्जाम में आपको पूरा स्पोकन टेक्स्ट जो है वो सिंगल पैराग्राफ की तरह से लिखना है। आप इसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी एंटर प्रेस नहीं करना, आपको पैराग्राफ को आगे कंटिन्यू करते रहना है। जैसे आपके 50 to 70 वर्ड के बीच में आप हैं और आपको लगे कि समरी खत्म है, तो वहाँ पे अपना पैराग्राफ खत्म करें, फाइनल एक फुल स्टॉप लगाएं और नेक्स्ट पे क्लिक करें। कभी भी इसमें 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ नहीं बनाने। अब चलते हैं आगे मिस्टेक नंबर 8 की तरफ। 8वीं मिस्टेक है नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल ऐसे पैटर्न इन राइट ऐसे। अब ये कन्वेंशनल ऐसे पैटर्न पहले समझते हैं क्या होता है।
तो एक अच्छे राइटिंग ऐसे पैटर्न में हमें सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो लिखना पड़ता है इंट्रोडक्शन। पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन रखेंगे। उसके बाद हम 2 बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं, BP1 एंड BP2, एंड सबसे लास्ट में हम एक पैराग्राफ बनाते हैं कंक्लूजन। तो नॉर्मली एक राइट ऐसे में 4 पैराग्राफ बनाते हैं हम। अब कई बार मैंने बच्चों को देखा कि वो यहाँ पर BP1 और BP2 को मिलाकर एक बड़ा बॉडी पैराग्राफ बना देते हैं, जिसको हम BP कहेंगे सिंपली। तो पहली बात तो ये कन्वेंशनल ऐसे पैटर्न नहीं है। कन्वेंशनल का मतलब कि एक ऐसे को लिखने का एक फिक्स पैटर्न है, पूरी दुनिया में सेम पैटर्न फॉलो होता है। आपके जितने भी ELPTs हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, वेदर वो IELTS है, PT है, TOEFL है, इन सब में ऐसे लिखवाया जाता है। और ऐसे को लिखने के लिए एक फिक्स पैटर्न भी है, तो वो पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये भी देखा है कि कई बच्चे इसमें ये भी ध्यान रखें कि BP1 और BP2 ऑपोजिट साइड में होने चाहिए। एक अच्छे राइट ऐसे में ये दोनों पैराग्राफ जो हैं, अगर BP1 एडवांटेजेस की बात कर रहा है तो BP2 डिसएडवांटेज की बात करेगा। अगर BP1 एग्री की बात कर रहा है तो BP2 अक्सर डिसएग्री की बात करेगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जनरली अगर आप इस रूल को फॉलो करें तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये जो एक बेसिक राइटिंग स्टाइल है, इस स्टाइल को हमें फॉलो करना है। 4 पैराग्राफ बनाने हैं और BP1 और BP2 बड़े होंगे, इंट्रोडक्शन छोटा होगा। ऑन एन एवरेज इसको हम कहते हैं एक बर्गर मेथड। बर्गर में ऊपर वाला बन और लास्ट में नीचे भी एक बन होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हमारा जो मेन कंटेंट है वो BP1 और BP2 वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। मूविंग फर्दर मिस्टेक नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे समराइज रिटन टेक्स्ट में यूज करते हैं ऑल्दो। पहला वर्ड वो ऑल्दो लिखते हैं, तो ऑल्दो का पहला लेटर हमेशा कैपिटल आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप इसकी पैरों में यहाँ पे कोमा यूज करें, तो ये कभी नहीं करना। ऑल्दो के बाद कभी भी कोमा नहीं आता। रीजन सिंपल है, ऑल्दो एक लिंकर नहीं है। तो ऑल्दो कोई लिंकर नहीं होता, अब क्योंकि ये लिंकर नहीं है तो इसके यहाँ पे आगे कोमा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, प्लीज मेक श्योर कि आप इस मिस्टेक से बचें। अब चलते हैं आगे। हमारी आखिरी मिस्टेक आज की क्लास की मिस्टेक नंबर 10, मेंशनिंग द स्पीकर एंड लेक्चर इन समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तो लिसनिंग की समरी में शुरुआत में जब मैं खुद PT की कोचिंग कर रहा था तो मैं ये मिस्टेक बहुत बार खुद इस मिस्टेक को मैं करता था, लेकिन इस मिस्टेक से बचने की वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा मैंने स्कोर अचीव किया था। मिस्टेक क्या है कि देखिए, जब आप रीटेल लेक्चर कर रहे हैं और जब आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट कर रहे हैं तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है वो ये है कि रीटेल लेक्चर में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि लेक्चर को सुनने के बाद हमें उस लेक्चर का एक छोटी सी समरी ही बनानी होती है। लेकिन इस बार हम समरी अपने किसी फ्रेंड के लिए बनाएंगे जिस फ्रेंड ने उस लेक्चर को मिस कर दिया था। तो जब अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि लेक्चर में क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ और स्कूल में मुझे आज कार्बन के ऊपर एक लेक्चर दिया गया, कार्बन क्या है, ये किस तरह से बनता है, कुछ ऐसी बातें हुई। अब नेक्स्ट डे कोई स्टूडेंट मुझसे आके पूछे, मेरा फ्रेंड था, उसने क्लास को मिस की, उसने पूछा कि कल सर ने क्या करवाया था, तो मैं इसमें बार बार बोलूंगा कि टीचर ने कल ये बताया था, स्पीकर ने ये बताया था, लेक्चरर ने ये बताया था। टीचर, स्पीकर, लेक्चरर, ये वर्ड मैं इसमें यूज करूंगा। समराइज स्पोकन टेक्स्ट का एम जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, और ये बात आप अगर आप स्कोर गाइड को पढ़ें तब भी आपको समझ आएगी। इसमें जो मेन एम है हमारा वो ये है कि जब भी हमें एक लेक्चर दिया जाएगा तो हमें उस लेक्चर की बदले में एक समरी लिख के दिखानी है, लेकिन ये समरी हम अपने किसी फ्रेंड के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये समरी बेसिकली उस पूरे लेक्चर की कहानी शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है हमें। और जब भी हम समरी लिखेंगे तो समरी में मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें ये टीचर ने कहा था। इसमें बेसिकली समझने के लिए मैं ऐसा समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक स्पीकर था, स्पीकर ने सारी बातें आपको बताई हैं और अब आप ये बातें आगे किसी और को बताने वाले। तो जब ये काम रिटेल लेक्चर में होता तब तो आप क्या करते हैं, आप खुद को साइड में कर लेते हैं और आप ये जो पर्सन सुन रहा है आपको, लिसनर है, इसको आप सीधा बताते हैं कि देखो स्पीकर ने ये बोला था, स्पीकर ने ये कहा था, स्पीकर ने ये कहा था। लेकिन जब आप समराइज स्पोकन टेक्स्ट करेंगे तो उसमें आपको ये जिम्मेदारी खुद उठानी है। अब आप इसमें सारा लेक्चर फर्स्ट पर्सन में बताएंगे। आप इसमें ये बताएंगे कि कार्बन इतने तरह के होते हैं, कार्बन के ये रूप होते हैं, कार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कार्बन ऐसे बनता है। और ये जो बंदा आपको सुन रहा है, लिसनर है या इन दिस केस रीडर है, उसको ये साफ साफ लगना चाहिए कि ये सारा नॉलेज इस बंदे के पास है और इसने ये नॉलेज किसी स्पीकर से लिया है या राइटर से लिया है, लेक्चर से लिया है, ये हमें इसमें नहीं दिखाना। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट में ये जो वर्ड्स हैं स्पीकर या लेक्चर या लेक्चरर, इनको यूज करने से बचें, कम से कम यूज करें। मैं आपको शुरू में भी मैंने बताया था और मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपका टारगेट 75 तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप में से जो बच्चे 79 को टारगेट कर रहे हैं, कोई ऐसा टेम्पलेट ढूंढो जिसमें कम से कम बार स्पीकर
लेक्चर, ये वाले वर्ड्स मेंशन लो। तो ये हमारी आखिरी टिप थी। ये मिस्टेक मैं भी करता था बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन जैसे मैंने इसको ठीक किया तो काफ़ी अच्छा स्कोर राइटिंग में और लिसनिंग दोनों में आने लगा। तो बेसिकली सिस्टम जो है वो आपसे ये मांग रहा है कि आप फर्स्ट पर्सन में सारा लिखें। आप सिंपली बताएं कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी के ये फ़ायदे हैं, और आप ऐसा ना बोलें कि स्पीकर ने कहा था विटामिन डी के ये फ़ायदे हैं। तो आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने से बचें। तो बेसिकली ये थी आज की क्लास में हमारी राइटिंग की टॉप 10 मिस्टेक्स। आई होप आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। इनमें से कुछ मिस्टेक आप करते होंगे। मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे थे लेकिन आपके टीचर ने कभी उनको चेक करके आपको नहीं बताया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।